हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब पीसीएस सारथी। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट का हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। वी विल बी डूइंग फ्रॉम द बुक विच इज़ उड़ान सीरीज़। ना एज यू नो, आपको ओनली आईएएस के बारे में पता होगा। ओनली आईएएस की सीरीज़ चलती हैं जिसका नाम है उड़ान। ना उड़ान सीरीज़ से ही हम अपने स्टैटिक को कवर करेंगे। ना बेसिकली जो भी स्टैटिक पोर्शंस हैं वो उड़ान सीरीज़ में आपको जो उड़ान की बुकलेट्स देखने को मिलती हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी क्रिस्प कंटेंट है। तो बेसिकली ये रिवीजन के लिए सबसे क्रूशल हो जाता है, राइट। सो हम एनवायरनमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ यू नो, अगर आप पंजाब पीसीएस के पेपर्स देख चुके हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारा एजेंडा भी यहाँ पर यही है कि हम बेसिकली यहाँ पर जो क्विक रिवीजन है जिस तरह से वो हम कर पाएँ और जो भी क्रूशल कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको रिवाइज कर पाएँ, राइट। तो आज हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। हम इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो अंडरलाइन किया गया है एंड जो मैं अंडरलाइन करूँगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली आपको उन्हीं चीज़ों को याद रखना है और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज भी करना है। सो आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ना एनवायरनमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ द इंटरेक्शन। किसके बीच में इंटरेक्शन है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में। ना इसका काम क्या है? ये हैबिटेट और इकोसिस्टम को बनाता है, शेप करता है, राइट। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में। ना अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो बायोटिक फैक्टर्स क्या है? द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं दे आर दी बायोटिक फैक्टर्स। ना एबायोटिक की अगर बात करते हैं तो आपको फिजिकल एनवायरनमेंट जो आसपास आपको देखने को मिलता है, तो उसमें वाटर, एयर एक्सेट्रा आपको इंक्लूड होते हुए दिखते हैं। सो इन दोनों में जो इंट्रैक्शन है उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम टर्म पे मूव करते हैं विच इज़ इकोलॉजी। ना इकोलॉजी बेसिकली टर्म करी गई थी, कॉइन करी गई थी बाय अर्नेस्ट हैकल। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ना बेसिकली ये क्या करता है? इकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करता है रिलेशंस ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर। सो बेसिकली रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ना अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो किस किस पे बेस्ड है? पहला आपको देखने को मिलता है इट इज़ अडेप्टेशन। ना अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो आपको पर्टिकुलरली उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करना पड़ता है, जिसको अडेप्टेशन कहते हैं। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स। उनके छोटे छोटे ईयर्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर भी कोल्ड एनवायरनमेंट्स देखने को मिलते हैं, या लिम्स छोटे छोटे होते हैं। वो क्यों है? क्योंकि हीट लॉस बचाना है, क्योंकि ठंड है। अब ठंड में आप चाहते हैं कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। सो इसीलिए हीट लॉस को कम करने के लिए आपको यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पर आपको शॉर्टर ईयर्स और लिम्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी आपको देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं वेनमस एनिमल्स प्रोड्यूस पॉइजन टू कैच देयर प्रे, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और टू वार्ड ऑफ द प्रेडेटर्स। तो जो प्रेडेटर्स को भगाने के लिए या फिर आप देख सकते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए, तो वेनम का मतलब क्या है? जहरीले जो आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो पॉइजन का यूटिलाइजेशन करते हैं। दिस इज़ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। ऐसे बिहेवियरल अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पर भी ठंड होती है, ठंड को सर्वाइव करने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स। ये आपको हाइबरनेशन में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सर्वाइव करना चाहते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट को, विंटर एनवायरनमेंट को, राइट। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? एज द नेम सजेस्ट्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इट इज़ द चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। ना बेसिकली आपके स्पेसिफिक जीन्स में एडिशन या डिलीशन होती है जिससे कि आपको चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहाड़ों में रह रहे हैं तो आपका जो स्किन कलर है वो बेसिकली थोड़ा वाइटर की तरफ होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सन नहीं निकलता है और आपकी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करती है।
है ना। तो इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है दिस इज द वेरिएशन यू गेट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो आपको एनवायरनमेंट आसपास देखने को मिलता है उसी की वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है टर्म दैट इज स्पेसिएशन। ना स्पेसिएशन होता है बच्चे, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ मतलब नई स्पीशीज़ का जब जन्म होता है तो उसको स्पेसिएशन कहा जाता है ना। जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए स्पीशीज़ की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो स्पीशीज़ क्या है, एक सिमिलर कम्युनिटी जो कि इंटरब्रीड कर सकती है, जो कि इंटरब्रीड कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, क्या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकती हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हैं आपको एक एनिमल देखने को मिलता है म्यूल। ना म्यूल की अगर बात करते हैं तो वो हॉर्स और डोंकी से बनता है ना, म्यूल आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो म्यूल है वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं है, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो स्पीशीज़ बेसिकली वो हैं जो इंटरब्रीड कर सकती हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी फर्टाइल होंगे, उनको स्पीशीज़ कहा जाता है ना। जब हम स्पेसिएशन की बात करते हैं तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन देखने को मिलती है। पहली स्पेसिएशन है एलोपैट्रिक। ना एलोपैट्रिक का मतलब क्या है, देखिए एक जोग्राफिकल यूनिट जिसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। क्या करा है हमने, एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन जिसको दो हमने इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। अब जब बांटा गया है तो कोई बैरियर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। मान लो यहाँ पर बड़ा सा अर्थक्वेक आया और ये क्रैक हो गई ज़मीन, दूर दूर चले गए और बीच में अब ओशन है। तो दिस इज़ नोन एज जोग्राफिक स्पेसिएशन या फिर इसको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अब एक जोग्राफिकल बैरियर की वजह से दोनों ही स्पीशीज़ अलग अलग वेरिएशंस, नई नई स्पीशीज़ आपको जन्म लेती हुई दिखेंगी। दिस इज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है पेरीपैट्रिक। ना पेरीपैट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो रीजन है वो इक्वल डिवीजन में नहीं है, कुछ छोटी डिवीजन में आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन है, मान लो वहाँ पर 100 इंडिविजुअल्स हैं ना, 100 इंडिविजुअल्स में से सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको स्पेसिएशन देखने को मिलती है, उसको पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज सिम्पैट्रिक। ना सिम्पैट्रिक का मतलब है अब यहाँ पर कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, यहाँ पर सेम प्लेस में ही आपको डिफ्रेंसिएशंस देखने को मिलती हैं। जैसे मान लो आपके फूड सोर्सेज अलग हो चुके हैं तो वहाँ पर स्पेसिएशन का फीचर आपको देखने को मिलता है, राइट। ऐसे ही आपको पैरापैट्रिक देखने को मिलता है, यहाँ पर भी कोई जोग्राफिक आइसोलेशन तो नहीं है बट ड्यू टू माइग्रेशन, मान लो बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़े रीजन में आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, इसकी वजह से भी आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज देखने को मिलता है जिसको पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है, राइट। आई होप आपको चारों तरीके की जो स्पेसिएशन है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। देखो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर होता है ये न्यू जीन्स को जन्म देता है, इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। तो बेसिकली आपके जेनेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। सो बेसिकली यहाँ पर सेम ही स्पीशीज कुछ वेरिएशन शो करती हैं एंड दे आर नॉट आइडेंटिकल, इसी को म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है प्रपोज करी गई थी डार्विन और वालिस के द्वारा। ना बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जब स्पीशीज़ अडाप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए तो वो अपने चांसेस ऑफ सर्वाइविंग बढ़ा लेते हैं जिससे कि वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएँ। सो इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। तो एक एवोल्यूशनरी फोर्स है, इट सिलेक्ट्स अमंग वेरिएशंस that is genes that help organisms to have better chances of surviving, reaching reproductive age and passing on suitable adaptations to the progeny. So basically आगे जो उनके offsprings आ रहे हैं so adaptation करके वो अपनी progeny में भी उसको convert कर सकें, pass on कर सकें। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ओवर टाइम थ्रू द चेंजेस इन जीनोम। आपके जेनेटिक मेकअप में अब चेंज हो चुका है
एंड धीरे धीरे करके आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. सो बेसिकली ये भी आप कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू एवोल्यूशन, राइट. सो नेचुरल सिलेक्शन एक तरह से क्या बन जाता है, एक पाथ बन जाता है एवोल्यूशन के लिए. क्लैरिटी है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट एक्सटिंक्शन की बात करते हैं. एक्सटिंक्शन होता है जब आपकी कंप्लीट डिसअपीयरेंस हो जाती है किसी भी स्पीशी की अर्थ से, उसको एक्सटिंक्शन कहा जाता है. ना करंटली वी आर इन द 6th मास एक्सटिंक्शन, जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का मतलब है जहाँ पर ह्यूमंस ने इंड्यूस किया है, इंड्यूस करेंगे, जिससे कि आपको एक्सटिंक्शंस देखने को मिलेगी. इट इज़ इन प्रोग्रेस, ये आपको प्रोग्रेस में देखने को मिलता है. कैसे? जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ या ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट्स को हम फ्रैगमेंट या लॉस कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, पोल्यूशन एक्सेट्रा, राइट. तो दिस इज एक्सटिंक्शन. ना आपको नोटेबल एक्सटिंक्शंस देख सकते हैं. देखो, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको याद रखना है कि आप बेसिकली उनका हैबिटेट याद रख सकते हैं. तो डोडो की अगर बात करते हैं तो मॉरिशस में पाया जाता था. पैसेंजर पिजन की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में. तास्मानियन टाइगर की बात करते हैं तो तास्मानिया में. बैजी की बात करते हैं, इनको यांगत्से रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है, तो चाइना में. ग्रेट ऑक की बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में. पायरीनियन आइबेक्स की बात करते हैं तो स्पेन में. स्टेलर सी काउ की बात करते हैं तो नॉर्थ पैसिफिक. कैरिबियन मॉन्क सील की बात करते हैं तो कैरेबियन सी. गोल्डन टोड की बात करते हैं तो कोस्टारिका. पिंटा आइलैंड टॉर्टॉइज की बात करते हैं तो गैलापागोस, राइट. सो बेसिकली आपको स्पीशीज़ और हैबिटेट पता होने चाहिए जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. नाउ कुछ स्पीशीज़ हाइबरनेशन शो करते हैं. हम हाइबरनेशन अभी पढ़ के आए हैं. बेसिकली हाइबरनेशन वो चीज़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से अडेप्ट करते हैं वो अपने आप को, ठीक है. तो बिहेवियरल अडेप्टेशन है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके ठंड को, राइट. तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे बियर्स जो हैं वो भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं. बैट्स, ग्राउंड स्क्वेरल्स, हेजहॉग्स, मार्सूपियल्स, ये सारे ही आपको मैमल्स देखने को मिलते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ऐसे ही रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं तो टर्टल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स. एम्फीबियंस की बात करते हैं, फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स. फिश की बात करते हैं तो कार्प एंड कैटफिश. इंसेक्ट्स, लेडी बग्स, बीज एंड बटरफ्लाइज. सो याद रखना है, बटरफ्लाइज भी एक तरह से हाइबरनेशन में चली जाती हैं, तो दे हाइबरनेट इन ट्रीज, हॉलोज और क्रैक्स. बर्ड्स की बात करते हैं तो कॉमन पुअरविल, ये भी आपको ओनली बर्ड, इट इज़ द ओनली बर्ड ना, जो ओनली चीज़ है वो एनीवेज इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो कॉमन पुअरविल जो है, इट इज़ द ओनली बर्ड नोन टू हाइबरनेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, एंटर अ टॉर्पर लाइक स्टेट, राइट. नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल हायरार्की. ना इकोलॉजिकल हायरार्की की अगर बात करते हैं तो आपसे क्रोनोलॉजिकली सेट करने को कहा जा सकता है. एक इंडिविजुअल जब ज्वाइन कर जाता है तो वो पॉपुलेशन बनाता है. एक पॉपुलेशन जब ज्वाइन कर जाती है वो कम्युनिटी बनाती है. कम्युनिटी की आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलती है विच इज़ द फंक्शनल यूनिट, इट इज़ नोन एज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जब कंबाइन करते हैं तो बायोम बनता है. बहुत सारे बायोम्स जब कंबाइन करते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, राइट. क्लैरिटी है? सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट. ना आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे सवन्ना आपको देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, मरीन, फ्रेश वाटर, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सारे ही क्या हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ बायोम्स, राइट. अब बायोस्फीयर की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जब कंबाइन करे जाते हैं उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है. ना यहाँ पर आपको एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल देखने को मिलता है. द हाइएस्ट माउंटेन्स, द डीपेस्ट ओशंस. ओकेजनली spores of fungi and bacteria do not occur at great height, but they are metabolically inactive. dormant life आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है. क्लैरिटी है? तो आप कह सकते हैं एक तरह से ये वो रीजन है ऑन, अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स. लाइफ जहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है. क्लैरिटी है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोलॉजिकल नीश पे. तो जब हम इकोलॉजिकल नीश की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये एक यूनिक फंक्शनल रोल है एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज़ इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम. बेसिकली जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, उस स्पीशी का उस हैबिटेट में क्या रोल है उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल नीश. ना इसके कॉम्पोनेंट्स आपको अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
कोई भी दो स्पीशीज़ का सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन अगर दोनों में होगा तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। राइट, कॉम्पोनेंट्स क्या है? हैबिटेट, रिसोर्सेज, इंट्रैक्शन एंड रोल इन द इकोसिस्टम। सो आप देख सकते हैं, अगर हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, दे ऑक्यूपाई अ नीश इन द सेलाइन इंटरटाइडल जोन्स, जो कि स्टेबलाइज करता है कोस्टलाइंस को और सपोर्ट करता है एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को। ऐसे ही अगर हम बीज की बात करते हैं, ये भी एक क्रिटिकल रोल निभाती हैं पॉलिनेशन और प्लांट रिप्रोडक्शन में। राइट, सो आप देख सकते हैं दो तरह के, दो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल नीशेज आपको देखने को मिलते हैं। एक है फंडामेंटल नीश। ना फंडामेंटल नीश क्या हो जाता है? वो फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस या रिसोर्सेज ऑफ अ स्पीशीज दैट कैन थ्योरेटिकली यूज इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। सो अगर कंपटीशन ना हो तो एक स्पीशी अपना फुल रेंज जब यूटिलाइज करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस का, उसको फंडामेंटल नीश कहा जाता है। रियलाइज क्या है? इट इज़ द एक्चुअल कंडीशंस, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल कंडीशंस में जो रिसोर्सेज हैं जो कि एक स्पीशी यूटिलाइज करती है और रहती है, पोजिशन होल्ड करती है, उसको रियलाइज नीश कहा जाता है। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आई हो। नाउ जो नीश है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है एक्सटेंशन को? स्पेशलाइज नीश। ना स्पेशलाइज नीश की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इन पर्टिकुलर स्पीशीज़ को स्पेशलाइज नीशेज ही चाहिए होते हैं। अगर उनको वो स्पीशीज़ को नीश ना मिले तो बेसिकली वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जाइंट पांडा की अगर बात करते हैं तो ही इज़ दैट पर्टिकुलर पांडा इज़ रिलायंट ऑन बैम्बू। ना अगर उसको बैम्बू नहीं मिलेगा, अगर बैम्बू की एक्सटेंशन हो जाती है तो आप देख सकेंगे कि जो जाइंट पांडा है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कंपटीशन कैन ऑल्सो लीड टू देयर एक्सटेंशन। अगर मल्टीपल स्पीशीज compete करते हैं सेम नीश के लिए तो जो वीकर कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं वो बेसिकली हार जाते हैं और उनका आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे कि रेड स्क्वेरल जो कि आपको यूके में पाई जाती थी, लेकिन क्योंकि कॉमन नीश था रेड स्क्वेरल और ग्रे स्क्वेरल का, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बन गए ये दोनों, रेड स्क्वेरल भी और ग्रे स्क्वेरल भी, और जीता कौन? ग्रे स्क्वेरल। हैबिटेट लॉस भी आपको देखने को मिलता है, जैसे बंगाल फ्लोरिकन की बात करते हैं जो कि एक ग्रासलैंड बर्ड है, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर इनको ये ग्रासलैंड हैबिटेट्स नहीं मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आप देख सकते हैं, जैसे जो पोलर बियर है वो आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर आर्कटिक आइस है ये वहाँ रहता है। अब सपोजिटली अगर श्रिंक हो रही है आपकी आर्कटिक आइस तो क्या हो जाएगा? इनके जो हंटिंग ग्राउंड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। राइट, तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नीश अडेप्टेशन बाय ऑर्गेनिजम्स टू एस्केप एक्सटिंक्शन। तो पेपर्ड मॉथ की अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनका अडेप्टेशन कैसे किया है इन्होंने। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हो रहा था तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ट्रीज पे सूट चढ़ जाती थी। सूट बेसिकली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही फॉर्म आपको देखने को मिलता है। जब प्रॉपर कंबस्शन नहीं होती है तो आपको सूट फॉर्म होता हुआ दिखता है। राइट, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? डार्क कलर्ड मॉथ्स बिकेम डोमिनेट टू ब्लेंड विद द सूट कवर्ड ट्रीज। ऐसी गैलापागोस फिंचेस की अगर बात करते हैं, इन्होंने अपनी बीक शेप्स को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है जिससे कि ये डिफरेंट फूड सोर्सेज पे सर्वाइव कर सकें। कोरल स्पीशीज़ की अगर बात करते हैं तो बेसिकली अब कोरल स्पीशीज़ जो हैं उन्होंने अडेप्टेशन के दौरान, अडेप्टेशन की वजह से थोड़ा सा अगर वार्मर टेम्परेचर्स भी हो जाते हैं तो ये सर्वाइव कर पाते हैं। पोलर बियर्स की अगर बात करते हैं तो ये लैंड बेस्ड स्कैवेंजिंग अब करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं अडेप्टेशन करके इन्होंने अपने नीशेस को थोड़ा बढ़ा लिया है। कोयोट्स की बात करते हैं तो प्लेन्स एंड ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, and they have adapted to urban and suburban environments by exploiting human food waste and smaller prey। तो human food waste पे ये depend करना शुरू कर गए हैं। राइट, तो these are some of the examples of niche adaptations by organisms to escape extinction। राइट, ऐसे ही हमिंग बर्ड की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भी अपनी स्पेशलाइज बीक शेप्स कर ली हैं जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक फ्लावर्स का एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है विच इज़ हैबिटेट। ना हैबिटेट का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है।
राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने घरों में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं उसको कहा जाता है हैबिटेट। तो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है उसको हैबिटेट कहा जाता है। सो मल्टीपल हैबिटेट्स टुगेदर मेक अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे बनता है? बहुत सारे हैबिटेट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं इट फॉर्म्स एन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है विच इज़ इकोटोन। ना इकोटोन को कहा जाता है इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोम्स। दो बायोम्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन आपको देखने को मिलता है उसी को इकोटोन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैंग्रोव्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको एक पार्ट देखने को मिलता है, एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है, उसी को इकोटोन कहा जाता है। ऐसे ही ग्रासलैंड्स देख सकते हैं, ग्रासलैंड्स आपको फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच देखने को मिलते हैं, इसी को इकोटोन कहा जाता है। राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो फार ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ पर दैन दी नेचुरल इकोसिस्टम्स, क्योंकि दोनों एनवायरनमेंट्स के क्या क्लाइमेट कंडीशंस आपको मर्ज होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डाइवर्सिटी, काफ़ी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। इकोक्लाइन की बात करते हैं तो इकोक्लाइन क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। तो बेसिकली एज सच कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, धीरे धीरे एक ग्रेजुअल जोन बट एक कॉन्टिन्यूअस चेंज आपको देखने को मिलता है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, राइट। इसी को इकोक्लाइन कहा जाता है। एज इफेक्ट की बात करते हैं या एज स्पीशीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली जहाँ पर भी आपको इकोटोन देखने को मिलता है वहाँ पर डाइवर्स इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और आपको हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन्हीं स्पीशीज़ को कहा जाता है एज स्पीशीज़। क्लैरिटी है? इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से और सराउंडिंग से, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे बायो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं जो कि इंट्रैक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल्स कैसे इंट्रैक्ट करते हैं और इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है एंड दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो एनीथिंग लिविंग दैट इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑटोट्रॉफ्स देखने को मिलते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिसमें आपको ग्रीन प्लांट्स, सर्टन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स और माइक्रोस्कोपिक एल्गे देखने को मिलते हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। कंज्यूमर्स जो हैं वो बेसिकली रिलाई करते हैं किस पे? अदर ऑर्गेनिजम्स पे फॉर फूड। सो नेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं कंज्यूमर्स। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ होते हैं हर्बीवोर्स जो कि फीड करते हैं प्लांट्स पे, कुछ होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि फीड करते हैं हर्बीवोर्स पे, कुछ होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि फीड करते हैं ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और कुछ होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो जो दोनों ही पे ही डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। कुछ होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स की अगर बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं उनको फैगोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑस्मोट्रॉफ्स को वो होते हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं, फीड करते हैं। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं डेट्रिटस एंड हेल्प इन द डीकॉम्पोजिशन, जैसे कि अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलते हैं। दोज आर डेट्रीवोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स की। सो बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि लाइट। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इफेक्ट्स द मेकिंग और यू कैन से द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाई इंटेंसिटी फेवर्स रूट ग्रोथ, शॉर्टन स्टेम, रिजल्ट्स इन स्मॉलर थिकर लीव्स। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, स्नो, नाइट्रोजन, वाटर, सॉइल, पीएच लेवल, मिनरल, विंड, प्रेसिपिटेशन, ये सारे ही क्या एग्जिस्ट करते हैं? ये एबायोटिक कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज डायबैक? नाउ डायबैक बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोग्रेसिव डाइंग
usually backward from the tip of any portion of the plant to avoid adverse conditions like drought. So आप देख सकते हैं, मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, ट्री के रूट्स आपको देखने को मिलती हैं. नाउ रूट्स जो हैं वो बेसिकली डाई आउट होना स्टार्ट होती है रादर दैन द प्लांट. तो दिस इज नोन एज डाई बैक. सो जब भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं, ड्रॉट पड़ता है, तो जो जनरली द रूट इट रिमेन्स अलाइव फॉर ईयर्स टुगेदर बट द शूट डाई. जो शूट है वो बेसिकली डाई करना स्टार्ट कर देती है और रूट जो है वो सर्वाइव अपने आप को करवा लेती है, क्योंकि रूट से ही एक्चुअली में प्लांट की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है. तो काफ़ी सालों तक जो रूट है वो डाई आउट नहीं करती है, बट जो शूट्स हैं दे डाई आउट. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले देखते हैं, साल, रेड सैंडर्स, सिल्क कॉटन ट्री, यहाँ पर आपको डाई बैक देखने को मिलता है. राइट, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है विच इज़ दी फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. ना फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक्सपेंसिव है और ये डायनेमिक सिस्टम को एनकम्पास करता है. पहला है इकोलॉजिकल सक्सेशन, दूसरा एनर्जी फ्लो एंड तीसरा जियोकेमिकल साइकिल्स. नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं. ना इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट या एनिमल कम्युनिटीज़ कोई भी एरिया में चेंज करती हैं ओवर टाइम ड्यू टू लार्ज स्केल चेंजेस और डिस्ट्रक्शन. तो स्टेजेस की अगर बात करते हैं तो पहला पायनियर कम्युनिटी है. पायनियर का मतलब होता है वो पहले प्लांट्स जो किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं. दीज आर नोन एज दी पायनियरिंग और पायोनियर कम्युनिटी. सक्सेशनल स्टेजेस या सीयर्स जिसको कहा जाता है ना, बेसिकली यहाँ पर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है. ट्रांजिशनल कम्युनिटीज दे आर ऑल्सो रिप्लेस्ड and characterized by increased productivity, nutrient shift, organism diversity and food web complex. और फिर आपको देखने को मिलती है द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. ये फाइनल स्टेज कहलाती है और ये स्टेबल और मेच्योर होती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग लास्टिंग होती है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैरन लैंड है. बैरन लैंडस्केप पे सबसे पहले जो प्लांट्स आएंगे उसको पायनियर स्पीशीज़ कहा जाता है. उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कम्युनिटी देखने को मिलती है और उसके बाद आपको क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखने को मिलती है. पर्टर्बेशन हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ड्रॉट पड़ गया, बहुत सालों के लिए ड्रॉट पड़ गया, या कोई फ्लड्स आ गए, या फिर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्चुअली में इस क्लाइमैक्स कम्युनिटी को ख़त्म कर सकती है. इसको पर्टर्बेशन कहा जाता है. ना पर्टर्बेशन का मतलब क्या है? कुछ डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से क्लाइमैक्स कम्युनिटी अब ख़त्म हो चुकी है. फिर आपको देखने को मिलता है द सेकेंडरी सक्सेशन, जहाँ पर एक इंटरमीडिएट कम्युनिटी से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि अब कोई बैरन लैंड नहीं है, आपको एक सॉइल प्रोवाइड कर दी गई है जिससे कि आपको इंटरमीडिएट कम्युनिटी, इसके बाद आपको क्लाइमैक्स कम्युनिटी 2 देखने को मिलती है एंड सो फोर्थ. दिस इज नोन एज द सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन. राइट, क्लैरिटी है ना. पायनियर स्पीशीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे निडारियाज, फंगी, प्रोटोजोआ, they can establish a symbiotic relationship with each other and basically ये इन्हीं को pioneer communities कहा जाता है. Now pioneers जो हैं they basically alter the habitat through growth and development. ये generally slow, relatively slow है क्योंकि इसको barren condition से start करना होता है. Secondary succession की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो existing community होती है इसका complete या partial destruction होता है, चाहे कोई इवेंट हुआ हो जैसे फ्लड, ड्रॉट, फायर्स या किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से. और क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड सॉइल होती है इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन करना आसान होता है ना. तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है बच्चे फास्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में आपको बैरन लैंडस्केप देखने को मिलती है जहाँ पर आपको पायनियर स्पीशीज़ देखने को मिलती है. लेकिन जब हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, क्योंकि सॉइल वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हार्डी ग्रासेस होती हैं इनिशियली they are followed by herbaceous plants and eventually trees. यहाँ पर ये फास्टर होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन. अब दो टाइप्स की आपको सक्सेशन देखने को मिलती है बेस्ड ऑन कॉज, विच इज़ ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक. ऑटोजेनिक का मतलब क्या है? जब कम्युनिटी खुद ब खुद इटसेल्फ, ठीक है, वो क्या करके आती है? ब्रॉट अबाउट बाय द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. तो ये सक्सेशन खुद ब खुद बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो लिविंग इनहैबिटेंट्स हैं वो लेके आते हैं, उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है.
एलोजेनिक सक्सेशन की बात करते हैं तो एलोजेनिक सक्सेशन क्या है, जो एबायोटिक फैक्टर से लाया जाता है, जैसे फायर, फ्लड या कोई और चीज़ जिसकी वजह से यहाँ पर डिसरप्शन हुई और फिर आपको सक्सेशन देखने को मिलती है, इसको एलोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। ना टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट्स की अगर बात करते हैं, पहला है ज़िरार्च। ना ज़िरार्च की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये लैंड जहाँ पर बहुत कम मॉइस्चर आपको देखने को मिलता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बेयर रॉक है जहाँ पर मॉइस्चर है ही नहीं। तो यहाँ पर पायनियर्स आते हैं जो बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अडाप्ट कर सकते हैं एरिड कंडीशन से। प्रोग्रेशन होता है एंड इट लीड्स टू मीजोफाइटिक हैबिटेट, जहाँ पर मॉडरेट वाटर हो सकता है, धीरे धीरे करके ये वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्राच। ना हाइड्राच बेसिकली आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलता है। हाइड्रा का मतलब ही पानी होता है, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। इसमें पायनियर्स कौन रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। और प्रोग्रेशन स्टेज में क्या होता है, फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स आते हैं। फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स के बाद आपको रूटेड हाइड्रोफाइट्स देखने को मिलते हैं एंड रूटेड हाइड्रोफाइट्स के बाद आपको ग्रासेस या ट्रीज फॉर्म होती हुई दिखती हैं। लिथोसियर की बात करते हैं तो रॉक बेस्ड सक्सेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि बेयर रॉक से स्टार्ट करी जाती है। आपने रॉक्स में ज़रूर देखा होगा, वो ग्रीन ग्रीन सा आपको बेसिकली एल्गे टाइप देखने को मिलता है, उसको लाइचन्स कहा जाता है। जो लाइचन्स हैं या मॉसेस हैं, ये आपको बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं रॉक को, जो कि किसका फॉर्म लेता है, सॉइल का फॉर्म लेता है। और सॉइल की वजह से ही आपको ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज देखने को मिलते हैं, राइट। सो सक्सेशन अकर्स ऑन सैंड ड्यून्स ऑल्सो। स्टेजेस की अगर बात करते हैं, जैसे पाइनियर प्लांट्स आपको मरम ग्रास स्टेबलाइज करती है सैंड को, फिर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है श्रब्स और वुडलैंड की, और फिर हैलोसियर देखने को मिलता है। ना हैलोसियर बेसिकली क्या है, सॉल्ट बेस्ड सक्सेशन। तो सक्सेशन इन सलाइन एनवायरनमेंट्स, जैसे सॉल्ट मार्शेस में आपको देखने को मिलता है। तो शुरुआत में जो पाइनियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, जिनको हैलोफाइट्स कहा जाता है। एंड बेसिकली ये प्रोग्रेस करता है टू लेस सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज, जैसे जैसे सॉइल सैलिनिटी डिक्रीज करती है, राइट। क्लैरिटी है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। सो यहाँ तक हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम किया है। दिस इज आवर पार्ट 1 एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस फर्स्ट चैप्टर इन पार्ट 2 ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड एंड इसी को आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये अच्छी किताब है बच्चे। यहाँ से आप बार बार रिवाइज़ करके अपना पंजाब PCS ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पंजाब PCS की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो अलाइनमेंट है वो UPSC की तरह ही देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन UPSC का रहता है वो ही स्टैटिक पोर्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर भी आपको उसको बार बार ही रिवाइज करना है, राइट। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक